हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में लगभग 11,700 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। बहुत बधाई के पात्र हैं वो सभी। और उनके साथ एक क्वेरीज आने लगी मेरे पास या मेरी टीम के पास कहूँ तो, कि सर यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरीज हैं, प्लीज उसको जो है कि थोड़ा सॉल्व करिए। अर्थात क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, क्या क्या क्वेरीज होंगी, ये सभी चीजों पे आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के बीच में से आई हुई है। अब यहाँ पर यूपी पीसीएस मेंस 2025, इससे संबंधित हम तीन बातों पे आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेंस मेरे भाई जब लाखों की भीड़ में से आप छटकर आते हैं, 11,000 12,000 की लिस्ट में शामिल होते हैं, तो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और उसमें भी अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक कर दी, तो मैं हकीकत बता रहा हूं कि फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती है। सारी चीजें मैं आज क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया फॉर्म ओपन कब होगा, मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या डेट हो सकती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभी से बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। अवॉइड मिस्टेक, तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपनी मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है। तो चलो एक एक स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो पहले इस बार मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, चाहे वो बिगिनर बच्चे होंगे, पहली बार जब मेंस दे रहे होंगे, तो उन्हें कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, इसको बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता हूं। देखो मेरे पास ना मेरा फॉर्म रखा हुआ है, ये मेंस 2024 का फॉर्म है मेरा, ठीक है। जो मैंने 2024 का मेंस जब दिया था 29 जून से 2 जुलाई था, तो उससे पहले हमने फॉर्म भरा था। ये करीब 5-6 पेजों का पूरा फॉर्म होता है। एक्चुअली मेरे पास 2023 का भी रखा हुआ था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है अभी, पता नहीं कौन सी फाइल में। वही है ना कि जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर उसको हम लोग एक किनारे डाल देते हैं। अभी 24 का रिजल्ट आना बाकी है, तो इसकी जरूरत है, इसलिए मुझे 24 का मिला। तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ चीजें मैं अभी से अपडेट कर दूं, ताकि आप लोग समय रहते हुए बनवा लीजिए। सबसे पहली बात कि फॉर्म ओपन करने की डेट क्या है। मैं अगर बताना चाहूं कि 2024 का जो ट्रेंड था, अगर आप देखोगे 2024 का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया था, वो कब आया था मेरे भाई? वो रिजल्ट आया था, जहां तक मुझे याद है, कंफर्म डेट नहीं है लेकिन हाँ मुझे याद है कि 28 फरवरी 2025 को प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। और इसके बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद फॉर्म ओपन कर लिया गया था। मुझे लगता है कि शायद 10 या 12 मार्च से जो है कि ये फॉर्म ओपन हो गया था। किसका? मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मैंने एनओसी बनवाई थी दोस्तों, उस एनओसी की जो डेट है वो 20 मार्च के आसपास की डेट है। मेरे पास एनओसी भी रखी हुई है, ठीक है। एनओसी पे भी हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में चर्चा करेंगे। तो कह सकता हूं कि लगभग जो है कि 10 से 12 दिन का समय लगेगा। अब यहां से आयोग क्या करेगा, आपको जो फॉर्म भरने के लिए जो डेट देगा, तो पहली जो क्वेरीज आ रही है बच्चों की कि सर फॉर्म की ओपन डेट क्या होगी। देखिए 2 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया है। कब आया है? 2 दिसंबर 2025 को आपका रिजल्ट आ गया। अब यहां से अप्रोक्स आप 10 दिन ले लीजिए, 10 से 12 दिन ले लीजिए या 8 दिन ले लीजिए, ऐसे मैं 10 दिन 12 दिन मानता हूं। तो मुझे जो उम्मीद है कि 14 से 15 दिसंबर के आसपास, 14 से 15 दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेंस का, ठीक है। इसके लिए भी एक होता है 2 पेज का एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे होते हैं, तो आपके पास 15-20 पेज का पूरी नोटिफिकेशन आता है, जिसमें सिलेबस भी होता है मेंस का, प्रीलिम्स का भी सिलेबस, सारी पोस्ट के बारे में पूरा प्रोसीजर दिया होता है। वो 10-12 पेज का होता है, ठीक है। 15 से 16 पेज हो जाते हैं। लेकिन जो मेंस का नोटिफिकेशन आता है, ये सामान्यतः 2 से 3 पेजों का आता है, और इसमें पूरी डिटेल दे दी जाती है कि भैया आपको मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है। फॉर्म को ऑफलाइन आपको सबमिट करना है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ, इलाहाबाद आयोग के पास, चाहे बाया पोस्ट कर दीजिए, मतलब स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर आप वहां पे ऑफिशियली जाके अपना डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो पहली चीज मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये चीज कि 2 दिसंबर को अगर रिजल्ट आया है, तो 14 से 15 दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो 15 से 20 दिन ही चलेगा, बहुत ज्यादा 1 महीने का समय नहीं होता है। हम लोगों को जो दिया गया था वो 21 डेज का समय दिया गया था। कितना दिया? 21 डेज का समय दिया गया था, इससे अलावा हमें समय नहीं दिया गया था फॉर्म भरने का। उसके बाद भी जो है कि 10-12 दिन फॉर्म को ऑफलाइन सबमिट करने का रहता है कि आयोग के पास जाके जमा करो, जो कि हमारी शायद 4 अप्रैल के आसपास लास्ट डेट थी, 3 अप्रैल या 2 अप्रैल, यही कुछ लास्ट डेट थी। तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। तो क्या आइडिया लग रहा है? आज 9 तारीख हो चुकी है, 9 है कि 10 है?
हाँ 9 तारीख हो गई, ठीक है। तो 14-15 में ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, ये बता दीजिए। देखो एक तरफ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहली चीज, जब फॉर्म आपका ओपन होगा तो जो आप फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे इस तरीके का 5-6 पेजों में होंगे। मैं दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में एक एड्रेस की कॉपी होती है जो एनवलप के ऊपर लगा दी जाती है। तो ये लगभग 7 पेजों का फॉर्म होता है और इसके साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट रखने वो मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं दी हुई है। आपका नाम रहेगा, माता पिताजी का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, प्लेस बर्थ, जैसे कि प्लेस बर्थ आपका कहाँ पे हुआ है, नागरिकता के बारे में पूछ लेगा, नवीन फोटो पूछ लेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भरनी है, जो मैं अभी से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर दे रहा हूं कि ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहो। आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है ना, जो आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है वो एटलीस्ट आपको 2 भरनी होंगी। पहला कि आपने ग्रेजुएशन तो किया ही होगा मेरे भाई, क्योंकि ग्रेजुएशन के बिना तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। यूपीपीसीएस का मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर किसी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो वो भी वो उसमें मेंशन करेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई स्पेशल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था प्रीलिम्स के दौरान, जब फॉर्म भरा जाता है तो वहां पे पूछता ना यस या नो, अगर आप कोई स्पेसिफिक पोस्ट को होल्ड करना चाहते हो कोई स्पेशल डिग्री के माध्यम से, जैसे कॉमर्स की डिग्री हो गई, लॉ की डिग्री हो गई, रजिस्ट्रार के लिए, सोशल सर्विस के लिए जो है कि सोशोलॉजी में ग्रेजुएशन होता है, इस तरीके की अलग अलग पोस्ट भी होती हैं। जैसे स्पेशल पोस्ट का था तो पोस्ट ग्रेजुएशन हम लगा देते हैं। अब जैसे आपका 10th का हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं कि आप 10th की डिटेल भरेंगे, 12th की डिटेल भरेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिटेल, फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक है तो आप भर सकते हो। जैसे मैंने अपना क्या किया था कि मैं बीएड होल्डर हूं, मतलब मैंने बीएड किया है, तो मैंने क्या किया, अपना बीएड की भी डिटेल्स मेंशन कर दी थी। अब बीएड की डिटेल मेंशन करने से क्या होता है, जो बीएसए जैसी पोस्ट होती है या लेक्चरर की पोस्ट होती है वो मिल जाती है अगर बाई चांस डाइट वगैरह। हालांकि अब तो बीएसए पोस्ट आती नहीं है। तो एक तो आप ये रख सकते हैं आपके पास जो भी डिग्री हो, ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेरीज होती है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए, जिसपे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें आएंगी आयोग की तरफ से, ये अपडेट होना चाहिए। प्लस आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, जैसे मैंने अपना लिखा है वर्तमान में असिस्टेंट टीचर, स्कूल का नाम और जिस संस्था में काम कर रहा हूं तो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, कब मैंने ज्वाइनिंग की थी और छोड़ने की तिथि। अब यहां पर एक ऑप्शन दिया होता है छोड़ने की तिथि। देखो असल में क्या होता है कि हम छोड़ने की कोई तिथि तो है नहीं, हम तो नौकरी कर ही रहे हैं, सर्विस में ही। लेकिन वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे एक ऑप्शन देता है कि भाई छोड़ने की तिथि का मतलब जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं आप वही लेटेस्ट डेट डाल दीजिए। आयोग ये मान रहा है कि हाँ भैया आपने इस दिन तक का जो है कि जॉब किया है, असल में आप जॉब कंटिन्यू करते हो, तो वहां पे कोई परेशान नहीं होना है। दूसरी बात क्या करना है, इसको मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, या फिर आपकी मैं जॉब प्रोफाइल के नाम पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है, कि आपकी कोई जॉब प्रोफाइल होगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, अपनी पोस्ट का नाम लिख देंगे कि जो भी पोस्ट है आपकी, ठीक है। डिपार्टमेंट की बात आप लिख देंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, ये लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट का नेम। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने लिख दी, और फिर डेट ऑफ जो है कि लीव, यानी जो आपने जॉब को छोड़ा है, असल में वो छोड़ा नहीं जाता है लेकिन वहां पे पूछ लेता है, और ग्रेड कि वेतन का ग्रेड क्या है। ये सर देखो वीडियो अच्छे से देखना, पूरी वीडियो देखना, मेरे हाथ में खुद अपने 24 का मेंस का पेपर है फॉर्म, मैं इसी को देख के सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये कोई रोज हम पढ़ाने की चीज तो है नहीं कि हमें याद रहेगा, लेकिन यहां से मैं जो ऑफिशियली डाउनलोड हुआ है फॉर्म, यहां से जब बता रहा हूं तो आपको सही चीजें बता रहा हूं ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। होता क्या है कि फॉर्म भरने के लिए आपके आसपास कोई ऐसे दोस्त होंगे ही नहीं जिन्होंने मेंस का फॉर्म भर रहे हो, तो आप अकेले पड़ जाते हो, फिर परेशान होते हो। साइबर वालों के पास जाते हो, साइबर कैफे वालों के पास कि भैया हमें फॉर्म भरना है, उन्होंने भी कभी मेंस का फॉर्म नहीं भरा होता है, क्योंकि जब उनके पास एस्पिरेंट जाएगा तब तो फॉर्म भरेंगे ना,
ज्यादातर उनके पास वनडे एग्जाम्स या फिर प्रीलिम्स के एग्जाम्स के फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, जो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है और कहीं पर भी अगर एक भी पॉइंट आपने गलत कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक बिंदु को समझते चलो। वीडियो 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, ये मैटर नहीं करता। साल भर की मेहनत के बाद आपका प्रीलिम्स निकलता है, तो 15 मिनट की वीडियो से आपका मेंस का पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस समझ लेना है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी जब फॉर्म भरने के लिए, लेकिन तब तक इतना लेट हो चुका होगा कि आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अगर नहीं होंगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो इसलिए वीडियो पूरी देखते रहो। फिर लास्ट में ये जो है कि डिक्लेरेशन वगैरह होती है कि जो आपने डिक्लेयर किया है, साइन होते हैं, डेट होते हैं, ये सारी चीज होती हैं, और लास्ट में एक आपका आवेदन पत्र हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको रियल में दिखाना चाहता हूं, जिसके लिए आप परेशान रहते हो। यहां पे कुछ पोस्ट दिखा रहा है मैंडेटरी करके, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे दिखाता हूं। हाई स्कूल मार्कशीट मैंडेटरी है, यानी भरना ही भरना है। डॉक्यूमेंट के तौर पे अगर मैं कहूं, डॉक्यूमेंट के तौर पे कि आपको 10th का मार्कशीट भी भरना है एंड सर्टिफिकेट भी भरना है, ठीक है। अब कुछ बच्चों में क्या होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है, तो आपको दोनों में वही सेम भर देना है, लेकिन भरना दोनों में है, क्योंकि यहां लिख रहा है कॉलम नंबर 1 हाई स्कूल मार्कशीट, कॉलम नंबर 2 हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होती है। कुछ बच्चों का क्या होता है कि इसी में ऊपर मार्कशीट रहेगी और इसी में नीचे सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपको इसी को 2 बार भरना है, अदरवाइज जिसका अलग अलग है वो अलग अलग भरेगा, ठीक है। ये चीजें मैं अभी से बता दे रहा हूं ताकि आप क्लियर रहो। इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और ग्रेजुएशन डिग्री। अब यहां पर देखो ये मैंडेटरी है, लेकिन आयोग ने एक चीज हमें सहूलियत दे दी है, जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है, सर मैं क्या करूं। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शनल, अर्थात कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको पैनिक नहीं होना है। प्रोविजनल होता है तो ठीक, नहीं होता है तो डिग्री नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है मेरे भाई, जिसमें ये एटलीस्ट आपको क्लियर किया जा रहा हो कि आप क्वालिफाई हो चुके हो, यानी आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो ये आपका मैंडेटरी है, ये आपको भरना ही भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भैया अभी अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, अपने कॉलेज में जाओ और अपना रिजल्ट ले लो। रिजल्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाओगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंडेटरी है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। आयोग नहीं मानेगा कि आप ग्रेजुएट हो तो रिजल्ट लगाओ, पहली चीज। फिर इसमें आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, कि क्या सर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का हमने फॉर्म तो फिलअप किया है, हमने ऑप्शन को चूज किया, तो क्या इसकी भी हमें रिजल्ट वगैरह लगानी है। तो ये भी मेरे भाई ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई हेडेक नहीं लेनी, रिजल्ट या डिग्री जो भी है कोई हेडेक नहीं। हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट को फिर से यहां पर क्या कर रहा है, मैंडेटरी कर रहा है। इस चीज को लेकर बहुत बच्चों में डाउट होता है कि सर एसेंशियल का हम मतलब क्या समझे। एसेंशियल है तो आसान बात, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अब यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे भाई, एक मिनट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है ग्रेजुएशन, अर्थात जो आयोग को चाहिए कि भैया एटलीस्ट आप जो है कि ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप आयोग के फॉर्म को भर सकते हो। तो आपको दोबारा ग्रेजुएशन के डिग्री को यानी मार्कशीट को आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिग्री या सर्टिफिकेट ऑप्शनल दे दिया गया है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो क्योंकि आपको ग्रेजुएशन का ऊपर भरा गया है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली वो एस्पिरेंट जो किसी सर्विस में होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की सर्विस में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की, एनओसी की बात करता है। अच्छा, एनओसी लगाना जरूरी है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के दौरान अपनी डिटेल में दिया होता है कि मैं एक सर्विस कर रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं चाहे प्राइवेट सर्विस कर रहा हूं। अगर प्राइवेट की डिटेल नहीं दी है स्टार्टिंग में तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने दिया है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं तो आपको वहां पे एनओसी लगाना पड़ता है। अब मैंने क्या किया था, जब फॉर्म की डिटेल आ गई थी तो एनओसी के लिए मैंने पहले से अप्लाई किया था, लेकिन विभाग की लेट लतीफी के कारण मुझे थोड़ा लेट मिला एनओसी। लगभग 20 मार्च की डेट है मेरे एनओसी पे, जो मुझे अपलोड करनी थी वहां पे। लेकिन अगर एनओसी नहीं भी मिल पाती मेरे पास, तो जो मैंने
अप्लाई किया था ना, जिस नोटिफिकेशन नंबर से जब आप अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं एनओसी के लिए कि सर मुझे एक अदर पोस्ट में जाना है यानी अदर वैकेंसी में जाना है, तो वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। आप वही चीज वहां पे लिख देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, और आगे लिख देंगे कि एनओसी प्रोसेस है या अंडर प्रोसेस है डिपार्टमेंट में, तो आयोग मान लेता है। क्योंकि एनओसी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ऑप्शनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये ऑप्शनल दिया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि बेहतर तब होगा कि अगर आप बनवा लेते हो, बनवा के आप पोस्ट कर देते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज एनओसी आपको इंटरव्यू के समय तो चाहिए होगी। ठीक। दूसरा है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा? ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा क्या? ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं ओबीसी सर्टिफिकेट। ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस क्या हो गया, अगर होता है आपके पास तो बढ़िया है, आप अपना बनवा लीजिए। एक और डाउट आएगा लोगों को यहाँ पे कि सर मैं यूपी गवर्नमेंट का बनवाऊं या सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाऊं। तो मेरे भाई अगर आप यूपी गवर्नमेंट का बनवा लेते हो तो ज्यादा सही है। आज हमारे उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में जन सेवा केंद्र हर जगह खुले हुए हैं। आप एडवांस पैसा दो, एक्स्ट्रा पैसा दो। रेगुलर जो चार्ज होते हैं 70-100 रुपए में, जो एक हफ्ते का समय लेते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसा पे करके 200-300 रुपए देके 2 दिन के अंदर अपना बनवा सकते हो। तो यूपी गवर्नमेंट का बनवा लो, अच्छी बात है, अभी समय है, मैं बता दे रहा हूं इसलिए क्योंकि जब फॉर्म ओपन होगा तो फिर आप परेशान होगे, भागोगे इधर उधर कि सर हमने नहीं बनवाया अभी तक। क्लियर हो गया? तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए फिर यहां पे इसी तरीके से एससी एंड एसटी का सर्टिफिकेट पूछा जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शनल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं बना है या एससी कैटेगरी का तैयार नहीं हुआ या एसटी का नहीं हुआ, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि जब आयोग स्पेशली कह रहा है जो मैंडेटरी वो तो देना ही देना है, उसके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शनल है, अगर आप उसमें नहीं भी दे रहे हो, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है मेरे भाई, मेंस एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। आप मेंस देने से बाहर नहीं हो सकते। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत नहीं है उतनी, ऑप्शनल है, इसलिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, सामने दिखा हुआ भी है। फिर एक ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए भी ऑप्शनल ही वर्ड यूज किया गया है कि अगर होता है तो बनवा लो, नहीं हो पा रहा है तो कोई परेशानी नहीं। अब इसमें भी लेके बच्चे परेशान होंगे, सर मैंने तो फॉर्म भरा था 2024 में, क्या उस साल का चाहिए या नया चाहिए? मिल जाता है यार अपडेट तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। आयोग खुद कह रहा है ऑप्शनल है, भरना तो भरो, नहीं भरना मत भरो। हमें इसकी वजह से आपके मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं जारी करेंगे क्या? बिल्कुल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंडेटरी है वो 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको ग्रेजुएशन में फिर फिलअप करना है। फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, फिजिकली हैंडीकैप ऑप्शनल है, एक्स आर्मी सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, स्किल्ड प्लेयर सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। तो आपने देखा कि जो ऑप्शनल सर्टिफिकेट है वही आपके लिए ज्यादा हेडक बन जाते हैं कि सर मेरा एससी एसटी का तैयार नहीं, मेरा इनकम सर्टिफिकेट तैयार नहीं, मेरा डोमिसाइल तैयार नहीं है। इनके लिए आप प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हो, जबकि इनकी जरूरत नहीं है। अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कहूं, एक मिनट, फॉर्म गिर गया था। मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कहूं तो देखो, डॉक्यूमेंट के स्तर पे आपके पास पहले से 10th होगा, 12th होगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर साथ में मैं अगर कहता हूं कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अभी से बनवा लीजिए। आप इसमें पुराना और नए से हेडक मत लीजिएगा, बस अभी बनवाओ, अभी वाला लेटेस्ट अपलोड कर दो, कोई हेडक की बात नहीं है। एक और, हालांकि आपने अपना पहले ही क्लेम किया होगा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, यूपी का डोमिसाइल हूं, लेकिन वहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी आप अप्लाई कर लीजिए और अभी से तैयार कर लीजिए, जिसको हम लोग आम भाषा में निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। अगर आप किसी सर्विस में हैं तो एनओसी भी ले लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए, आगे की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, कोई हेडक नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है क्या? तो मेरे भैया इसमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बनवा के रख लो, हो सकता है कहीं जरूरत पड़े तो लगा देना, वैसे तो नहीं लगता है। ये सारे कागज आप भेज सकते हो। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वाली बात समझ में आ गई भैया? हाँ, डॉक्यूमेंट की बात समझ में आ गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, लेटेस्ट फोटो लगा दो, जैसा लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं, अवॉइड मिस्टेक। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, बताता हूं। ठीक है, और ऐसा मेरे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनसे मेरी बात 24 में भी हुई, 23 में भी हुई। तो ऐसे 2-3 एस्पिरेंट थे जिनको हम पर्सनली जानते थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और फॉर्म वापस आ गया उनके घर पे। क्या रीजन थे वो भी बताता हूं।
पहली चीज, आयोग की जो डेट है ना, इसको बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा करना है। यूपीपीसीएस में आप लोग क्या करते हो, या किसी भी एग्जाम में जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो आप लास्ट डेट तक आराम से सोते रहते हो और लास्ट में जागते हो यार कि 2 दिन रह गए, 48 घंटे 24 घंटे फॉर्म भर लो। मेंस में ऐसा नहीं चलेगा। मेंस में जो लास्ट डेट है वही रहेगी, उसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं होती, चाहे जितना भी जोर लगा लो। तो लास्ट डेट के भरोसे नहीं बैठना, जैसी डेट खुले फॉर्म की 1 से 2 दिन वेट करके और फॉर्म भर लीजिएगा। पहली गलती, ये गलती मत करना कि हम लास्ट तक भरते रहते हैं, जो कि यूपीपीसीएस या आरओ का जो भी पेपर होता है हम लोग लास्ट में भरते हैं, ये गलती नहीं करना है। दूसरा, जो हार्ड कॉपी जाएगी, ठीक है, जब फॉर्म आएगा तो हम और डिस्कस कर देंगे। हार्ड कॉपी आपकी A4 साइज में जाती है। A4 साइज का एक लिफाफा होता है, उसके अंदर सारा का सारा इस तरीके से पेज, पूरा फोल्ड नहीं करना है, पूरा फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही जाएगा खड़े, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके होंगे जो क्रम वाइज आप लगाएंगे, साइन करेंगे, हर एक चीज को मेंशन करते हुए इस एनवलप के साथ आपको कहां भेजना है, आयोग के एड्रेस पे। एड्रेस स्लिप भी आपकी उसी फॉर्म के साथ निकलेगी, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 3 अनुभाग, अनुभाग 3 हो गया 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पिन कोड 211018। और फॉर्म में आपका जो है कि एड्रेस रहेगा, और यहाँ पे लिखा है कट हेयर एंड पेस्ट ऑन A4 साइज एनवलप, यानी A4 साइज एनवलप में जिसमें ये पूरा लिफाफा जाएगा उसके बाहर आपको एड्रेस लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 मोड दिए होते हैं, एक आप ऑनलाइन भेज सकते हो, ऑनलाइन मतलब आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक आप ऑफलाइन भर सकते हो, अर्थात कि आयोग के ऑफिस में जाके आप जमा कर सकते हो। लेकिन यह ध्यान देना कि जैसे डेट की अगर मैं बात करूं, डेट की अगर मैं बात करता हूं, अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, चलिए मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये दिसंबर में खुलता है तो मान के चलो कि फॉर्म की अगर लास्ट डेट 5 जनवरी है, ठीक है, और फॉर्म सबमिट करने की, यानी आयोग तक रिसीव करने की जो डेट है, मैं इसको लिख देता हूं सबमिट करने की, सबमिट डेट, ये हो सकता है 1 हफ्ते की और आगे देगा, क्योंकि 1 हफ्ते ये मानता है आयोग कि भाई जिसने 5 तारीख को फॉर्म भरा होगा तो किसी भी जगह से भरेगा एटलीस्ट 7 डेज में पहुंच जाएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट की सुविधा 3 दिन की होती, 4 दिन की, तो 7 डेज में पहुंच जाएगा। तो 7 से 5 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो मेरे भैया अगर 12 तारीख तक फॉर्म नहीं पहुंचा, शाम को 5 बजे तक, कब 5 PM तक, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म 13 जनवरी को पहुंचता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयोग बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट होता है। एक बंदे का, जिसका हम लोग पास जानकारी आई थी जब मैं मुखर्जी नगर में था, अभी पिछली बार मैं 1 महीने वहां पे रहा था, तो अगर 3 तारीख को जो है कि सर, हाँ कंफर्म हूं मैं कि 3 तारीख उसकी हमारी लास्ट डेट थी, लेकिन उस व्यक्ति का फॉर्म पहुंचा था आयोग के पास 4 अप्रैल को, और आयोग ने बाकायदा उस पर मोहर लगाई, रिजेक्टेड की मोहर लगा के और वापस कर दिया उसके होम एड्रेस पे। और सोचो इस बच्चे की प्रीलिम्स होने के बाद मेंस की तैयारी कर रहा था, कितना ट्रॉमा पहुंचा होगा, इतना शॉकिंग हुआ कि यार 1 दिन की वजह से उसके आयोग के फॉर्म ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो आयोग गया, वहां पे बात की, क्या किया, लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल ये मिस्टेक मत करना, पहले ही डेट आए 2 दिन के अंदर फॉर्म भरिए और जाके ऑफलाइन जमा कर दीजिए या ऑनलाइन जमा कर दीजिए। ऑनलाइन जमा करते हो तो स्पीड पोस्ट की जो ट्रैकिंग आईडी होती है उसे प्रॉपर देखो, 3 से 4 दिन में जब ट्रैकिंग आईडी का स्टेटस दिखाएगा कि यूपीपीएससी आयोग में जो है कि रिसीव कर लिया गया, तभी चैन की सांस लेना, तभी मानना कि फॉर्म आपका पहुंच गया है, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई कांटेक्ट हो तो आप ऑफलाइन जाके जमा कर सकते हो। ये बात समझ में, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल अवॉइड करनी ही नहीं है, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, ध्यान देना, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरे साल की जो मेहनत होती है मेरे भाई, वो आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाती है। 2 चीजें हो गई। तीसरी, आप जो फोटो पोस्ट करोगे ना, फोटो पे जो साइन होता है वो हमेशा क्रॉस होना चाहिए। अगर आपको साइन करना है तो कुछ इस तरीके से साइन करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई साइन किया तो थोड़ा सा हिस्सा फोटो पे आना चाहिए, बाकी इस पे रहना चाहिए। कोशिश करना कि आप जेल पेन से भी साइन कर सकते हो या फिर वॉल से भी कर सकते हो। जेल से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फोटो के ऊपर जेल पेन आराम से आ जाता है, चल जाता है, वॉल पेन नहीं चल पाता है। ध्यान देना कि साइन या जो भी करना होगा तो उसमें लिखा होता है कि ब्लैक पेन का यूज करो या फिर ब्लू पेन का यूज करो। देखो मेरे पास शायद लिखा हो इसमें कुछ इस तरीके की चीजें, नवीनतम पासपोर्ट साइज सेल्फ अटैच जो है कि चिपकाएं, तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। तिथि मतलब जिस दिन आपने साइन किया उसके नीचे उसकी डेट भी डाल दीजिए,
और ऐसा तो कुछ लिख नहीं रहा है कि ब्लू या ब्लैक पेन से, लेकिन यही दो पेन है, रेड और ग्रीन वगैरह मत यूज कर लेना कहीं बाय मिस्टेक, तो अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर मेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, ये सारी चीजें हैं। और एक क्वेरीज कि सर मेरा रिजल्ट क्या रहा, तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ। ये मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी, यूट्यूब चैनल पे आप आओगे तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो पोस्ट की है। ये रहा यूपीपीसीएस प्री 2025 क्या रहा मेरा रिजल्ट, आपके लिए जरूरी संदेश, प्री 2026 वाले बच्चे जरूर देखें, तो उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट में आता हूं, मैं यहाँ पे स्पेशल क्लास कर रहा था मैं यूपीपीसीएस के लिए मेंस की, स्पेशल पेपर 5 और 6, हालांकि 4-5 क्लासेस मैंने करा दी थी, लगभग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 5 लेक्चर हो गए थे। बीच में मेरी एसआईआर में ड्यूटी लग गई थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा संचालित हो रहा है। ड्यूटी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद ही मैंने लगातार क्लास करनी शुरू कर दी है और यूट्यूब पे अब आप लोगों के साथ जुड़ना भी शुरू कर दिया, तो इस क्लास को भी मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये 2 क्लासेस शुरू कर दी हैं। ये एक घटना चक्र की जो प्रीलिम्स की जो सीरीज है 2026 के लिए यूपीपीसीएस के लिए, ये मैंने शुरू कर दी है, 1 से 2 क्लास आ चुकी है। बाकी जानकारी आप यूट्यूब पे देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। तो कुल मिला के ये पूरी जो डिटेल मुझे देनी थी, ये आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की थी। एक लास्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा नोट्स की। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें मेंस अप्रोच के नोट्स नहीं समझ में आ रहे हैं कि कौन से ले, कहां से ले। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे नोट्स के साथ भी जा सकते हो। लक्ष्य बेस्ड शॉर्ट नोट जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, पेपर 5 और 6 है। ये आप कहां से ले सकते हैं, ये हमारा नंबर है जिसको आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ 8527594636। इस पे आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अदरवाइज आप कॉल वगैरह करोगे तो पिक नहीं होगा। ये हमारे सभी नोट्स पेड होते हैं दोस्तों, और पीडीएफ फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, कोई हार्ड कॉपी नहीं होती, पीडीएफ फॉर्म में होते हैं। और अभी केवल हमारे पास हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है, और इतने शानदार नोट्स हैं कि आप इन्हें एक बार देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इन नोट्स के साथ ही हमें जाना चाहिए। डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आपको बहुत सारी चीजें मैंने दिखा रखी हैं यूट्यूब पर, जब जाओगे लेटेस्ट ही वीडियोस होते हैं। चलो मैं पेपर 5 की बात कर लेता हूँ, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, अदरवाइज कोई भी कहेंगे तो हम उसको भी ओपन कर लिया जाएगा सारे। अब जैसे ये पेपर देखो, यूपी स्पेशल पेपर 5-6 का है, ये पेपर 5 का है, ये ग्लैंस एकेडमी, ये इसका फ्रंट पेज है इस तरीके से, मुख्य परीक्षा का नोट्स है ये सिलेबस है आपका पूरा। इसमें फिर हमने कुछ पीवाईक्यूज भी लिखे हैं 2023 वाले जो है, इस तरीके से इसके पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। टॉपिक वाइज हम पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास सभ्यता, इसकी मैंने क्लासेस भी कराई है, 5 क्लास करा भी दी है, यूट्यूब पर ही है, फ्री क्लास है, आप देख लेना। लेकिन नोट्स हमारे थोड़े पेड होते हैं क्योंकि हैंड रिटन नोट्स होते हैं, पूरी मेहनत होती है इसमें, हमारी टीम की, हमारी खुद की होती है, एक्सपीरियंस के साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट आया था उत्तर प्रदेश के गणराज्य के बारे में 2024 के मेंस में, डायरेक्ट यही चीजें लिखनी थी कि शासन व्यवस्था विशेषताएं लिखनी थी, ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है कि नोट्स बना रखे हैं इस तरीके से, तो आप इन नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हो। और 141 पेज में ही केवल पेपर 5 के नोट्स है पूरे कंप्लीट। मैं और दिखाना चाहूँ, जैसे चलो वर्ल्ड हिस्ट्री दिखाता हूँ। कुछ बच्चों को वर्ल्ड हिस्ट्री में भी डाउट रहता है कि सर हम कौन सी किताब पढ़े। इस बार जो 2 क्वेश्चन आए थे, नेपोलियन और फ्रांस की क्रांति, दोनों इस नोट्स में अवेलेबल थे पूरी तरीके से। इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिटेल किया गया है कि आप क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं। एग्जाम में भाई इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे, बल्कि इससे कम ही लिख के आओगे। तो लेकिन कम से कम इतनी भी चीजें अगर आपको पता है, चैप्टर वाइज औद्योगिक क्रांति क्या क्या है, सारी चीजें आप इजिली लिख सकते होगे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास, एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कुछ चीजें आपको बता दी हैं फॉर्म को लेके, जो काफी डाउट आ रहा था कि सर क्या क्या होना चाहिए फॉर्म को लेके। तो ये तीनों बातें हमने क्लियर कर ली है कि फॉर्म ओपन की डेट क्या होगी, लगभग 14 से 15 दिसंबर के आसपास। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में मैंने बता दिया कि जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी है, और जो ऑप्शनल है, किसमें आपको परेशान नहीं होना है। अवॉइड मिस्टेक, यानी लास्ट डेट को अवॉइड मत करना, समय से पहले सारी चीजें कर लेना, ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर लेना, ट्रैकिंग आईडी से पूरा ट्रैक कर लेना कि जब तक आयोग पहुंच ना जाए तब तक आपको शांत नहीं रहना। ये नहीं कि बस आपने स्पीड पोस्ट कर दिया आपका काम खत्म हो गया, नहीं,
आयोग के पास जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका काम खत्म नहीं है। बीच में ये मत सोचना कि स्पीड पोस्ट के विभाग ने जो है कि लेट कर दिया, क्या कर दिया, वो आपके बस की नहीं है कि आप उससे निपट पाओ, और आयोग आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉर्म आयोग तक पहुंचाना है, चाहे जैसे ही पहुंचाना है। तो ये आज एक इंपॉर्टेंट सेशन था, और ये मेरा फॉर्म था। 23 वाला तो नहीं मिला, 24 वाला मिल गया, तो मैंने कहा इसी से बता दूं, क्योंकि इसको भी लेके क्या होता है ना कि यूट्यूब पे अलग अलग तरीके की वीडियोज आती हैं, अलग अलग मिथ होते हैं, चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो ये जरूरी था आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।